नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं UDICE 2021-22। इसका जो DCF है, ये जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है, इसे भरना कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि UDICE है क्या। UDICE का मतलब है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक उपक्रम है जिसमें वो भारत के सभी स्कूलों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि उनमें एजुकेशन का लेवल देखने के लिए कि उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं और स्कूल में कौन कौन सी क्लासेस हैं, कब वो स्कूल शुरू हुआ था, वो सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। और ये करती क्यों है सरकार, इसकी नीड क्या पड़ी है। देखिए, कोई भी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी मेकिंग जब होती है तो उसके लिए डिसीजन करने के लिए डेटा की नीड होती है, जिस डेटा के बेस पे वो पॉलिसी बनाई जा सकती है। जनगणना होती है ना हमारे यहाँ पे, जनगणना होती है जिसमें हम सभी जितने पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। उनका एजुकेशन लेवल क्या है, वो क्या काम करते हैं, कितनी उनकी इनकम है, कितनी उनकी एज है, वो सब हम इकट्ठा करते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में। और गवर्नमेंट इसके बेस पे प्लानिंग करती है, डेटा के बेस पे। इसी टाइप से स्कूलों की UDICE इज़ लाइक ए सेंसस ऑफ स्कूल्स। ये स्कूलों का सेंसस है। इसमें हम सभी स्कूलों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि उन स्कूलों की बिल्डिंग कैसी है, उन स्कूलों में कौन कौन सी क्लासेस हैं, कितने लड़के पढ़ते हैं, कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, उस स्कूल के रिजल्ट कैसे आते हैं, कितने बच्चों ने फेल हो गए, उन्होंने फिर से उस क्लास को पास किया, कितने बच्चे फर्स्ट टाइम में पास कर गए हैं, वो सब कुछ, जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, क्या होता है कि लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कितना है। सपोज़ कोई एरिया है जिसमें लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं बीच में। अब वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि वो छोड़ गई हैं। डेटा तो चाहिए उसके लिए, वो यहाँ से मिलेगा। कितने एरियाज ऐसे हैं, सपोज़ कोई एरिया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बच्चे ज़्यादा मेडिकल साइंस की तरफ इंटरेस्ट लेते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चे कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर बच्चे वोकेशनल एजुकेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं बजाय कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन के। तो ये सब देखना पड़ता है इसमें। और अभी हम देखेंगे कि 2021-22 के लिए ये DCF ये सभी स्कूलों ने भरना होता है, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट है, एडेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। UDICE डाटा कैप्चर फॉर्मेट हर स्कूल को भरना होता है, हर साल भरना होता है। हर साल इसकी डेट होती है 30 सितंबर। ये 30 सितंबर लिखी है। हर साल 30 सितंबर के हिसाब से डाटा इसमें भरा जाता है। चाहे हम उसे बाद में भर रहे हैं, हम उसे नवंबर में, दिसंबर में भर रहे हैं, जनवरी में भर रहे हैं, पर डाटा कैप्चर होगा एज ऑन, वो कट ऑफ डेट जो है वो 30 सितंबर होगी। एनरोलमेंट उस दिन की ली जाएगी, टीचर जो स्टाफ स्टेटमेंट उस दिन की ली जाएगी, और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग, वो सब कुछ हम उस डेट के हिसाब से लेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर क्या है। UDICE का जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है उसके 12 मेन सेक्शंस हैं। ये खंड 1 से लेकर के खंड 12 तक बनाए गए हैं, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। ये खंड 1 है, जैसे सेक्शन 1 इसे बोलेंगे हम, स्कूल प्रोफाइल। स्कूल का नाम क्या है, स्कूल की लोकेशन क्या है, गांव का स्कूल है या शहर का स्कूल है, और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वो सब इसमें आएगा। एजुकेशन का मीडियम क्या है, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है या हिंदी मीडियम स्कूल है, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 1 की बात करेंगे। इस खंड 1 के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी खंड के लिए अलग अलग वीडियो सभी के लिए बनने वाली हैं। चलिए कैरी ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1.12 1.12 स्कूल की श्रेणी, स्कूल की कैटेगरी क्या है। अब स्कूल की कैटेगरी डिफाइन होती है, उसमें नंबर ऑफ क्लासेस, उसमें स्कूल जो है वो किस क्लास से किस क्लास तक एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, उसमें लोएस्ट क्लास कौन सी है और हाईएस्ट क्लास कौन सी है। अब देखिए, इसमें ना सभी कैटेगरीज को एक कोड दिया गया है। जैसे यहाँ पे है प्राइमरी ओनली विद क्लास 1 to 5। अगर किसी स्कूल में सिर्फ पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएँ ही हैं तो हम उसे कोड नंबर 1 देंगे। अगर वो सिर्फ पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ा रहा है तो उसे कोड नंबर 2 देंगे। 1 से 12 तक है तो है 3। इस तरीके से आप देख के इनके कोड नोटिस कर सकते हैं और यहाँ पे भरा जाएगा। अभी जिस स्कूल का सैंपल हमारे पास है वो है कोड नंबर 3, यानी कि प्राइमरी विद अपर प्राइमरी विद हायर सेकेंडरी, यानी कि इसमें 1 से 5, 6 से 8, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, 1 से 12 तक की क्लासेज इसमें होंगी। 3 नंबर कोड ये रहा, 1 से 12। नेक्स्ट, स्कूल में निम्नतम एवं उच्चतम कक्षाएं। इस स्कूल में निम्नतम सबसे लोएस्ट क्लास कौन सी है और सबसे हाईएस्ट क्लास कौन सी है। पहले एक बार इसमें हम ऐसा करते थे कि सपोज कोई स्कूल जैसे 1 से 5 का स्कूल है और उसमें फर्स्ट क्लास में एनरोलमेंट नहीं है, उसमें एक भी बच्चा नहीं है, तो हम उसमें लोएस्ट क्लास 2 डालते थे। अब ऐसा नहीं है, अभी ये बिल्कुल प्रॉपर जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ही भरना है। अगर कोई 1 से 5 का स्कूल है और उसमें
बच्चे सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्लास में ही हैं, तो भी उसकी लोएस्ट क्लास 1 और हाईएस्ट क्लास 5 ही भरी जाएगी। कैटेगरी के हिसाब से ही इसकी लोएस्ट और हाईएस्ट क्लास भरी जानी है। अब ये जो स्कूल हमारे पास है सैंपल, इसमें क्या था, इसमें कैटेगरी है 3, यानी कि 1 से लेके 12 तक की कक्षाएं इसमें होंगी। तो यानी कि इसमें अब देखो लोएस्ट जो क्लास है, न्यूनतम कक्षा, ये देखो निम्नतम कक्षा जो है वो हमने 1 भरी हुई है यहाँ पर, और उच्चतम कक्षा हमने यहाँ पर 12 भरी हुई है। अगला सवाल है, क्या प्री प्राइमरी सेक्शन आंगनवाड़ी के अलावा स्कूल से जुड़ा है? यस, आंगनवाड़ी को छोड़ करके क्या स्कूल के साथ में प्री प्राइमरी सेक्शन अटैच है? प्री प्राइमरी मीन्स जिसमें एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी क्लासेस आती हैं। अगर वो स्कूल के साथ में अटैच है तो सिर्फ इसमें येस या नो का क्वेश्चन है। अब क्या होता था कि पहले एक बार ऐसा किया गया था कि अगर प्री प्राइमरी क्लास है तो लोएस्ट क्लास को आप 0 लिखते थे। अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा नहीं करना है, ये अलग क्वेश्चन है और वो एक अलग क्वेश्चन है। लोएस्ट क्लास हमेशा एक ही आएगा उस केस में, और प्री प्राइमरी सेक्शन को हम यहाँ पे येस कर देंगे। सिर्फ इतना सा बदलाव है इसमें। टीम संख्याएं, यस, +1 +2 के केस में देखिए ना, उच्च माध्यमिक वर्गों वाले स्कूलों के लिए +1 +2 वाला कोई स्कूल अगर है, उसमें +1 +2 क्लास है, तो उसमें आर्ट्स है या कॉमर्स है या साइंस है, ये है या नहीं है। स्कूल का प्रकार, वो स्कूल किस टाइप का है, क्या वो बॉयज़ ओनली स्कूल है, गर्ल्स ओनली स्कूल है या कोएड स्कूल है। बॉयज़ ओनली है तो आप 1 कोड लिखेंगे, गर्ल्स ओनली स्कूल है तो 2 कोड लिखेंगे, और अगर वो कॉमन एजुकेशन कोएड स्कूल है तो आप उसमें 3 लिखेंगे। स्कूल का प्रबंधन कोड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल की मैनेजमेंट क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, एडेड स्कूल है, वो यहाँ से पता चलेगा। जब बड़े लेवल पे हम देखते हैं कि कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं हमारे यहाँ पे, कितने प्राइवेट स्कूल हैं, कितने एडेड स्कूल हैं, वो सब डाटा यहाँ से निकल के आता है। यहाँ से काउंटिंग होती है, यहाँ से स्टैटिस्टिक्स बनती हैं सारी की सारी। अब देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिनको चलाता है, वो सभी यहाँ पे 1 भरेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो यहाँ भरेंगे 5 नंबर कोड, प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है तो। अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड है तो वो भरेंगे यहाँ पे 8 नंबर, 8 नंबर अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो यहाँ पे 4 नंबर गवर्नमेंट एडेड भरेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। यहाँ से कोड देखेंगे अपने स्कूल का वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, और उसके बाद यहाँ पे 1.15 के में आप वो कोड डाल देंगे उसका। ये भी जनरली आसानी से चेंज नहीं होते हैं, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को जब रिकॉग्निशन मिल जाती है तब ये चेंज होता है, या किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल को एड मिलनी बंद हो जाए तब यहाँ पे चेंज होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं जब यहाँ पे चेंज करना होता है। करने का प्रोसीजर वही है, इसको काट के लाल पेन से भरना है, और उसके बाद इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाने हैं, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में इसको सबमिट करवाना है। नेक्स्ट वन इज प्रबंधन कोड 101 के लिए। अगर सिर्फ 101 नंबर है ऑफ अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स, अगर सिर्फ ये आपके ऊपर लागू होता है तभी ये 1.15 है आपके ऊपर आएगा, नहीं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको ये नहीं भरना है। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे इसने 101 भरा हुआ है, आपने 101 भरा है, तो आप भरेंगे कौन से मंत्रालय या कौन से विभाग के अंतर्गत आपका स्कूल आता है। रेलवेज है, टेलीकॉम है, या आर्मी है, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत ये आपका स्कूल आता है। और उसका प्रकार, क्या वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब वो सरकार के अंतर्गत डायरेक्ट वो इंडिविजुअल बॉडी है, या वो किसी पीएसयू के अंतर्गत आती है, या वो कोई सोसाइटी है उसके अंतर्गत आती है, वो आप डालेंगे। प्रतिवादी विवरण, अब प्रतिवादी कौन है? प्रतिवादी है इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई हैं, वो व्यक्ति जो स्कूल के लिए सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो है प्रतिवादी। उसका प्रकार, वो कौन है? स्कूल प्रमुख है तो कोड नंबर 1 भरेंगे, प्रभारी है तो ठीक है 1 नंबर में आएगा। अगर वो स्कूल का कोई टीचर है तो कोड नंबर 2 भरेंगे। कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर, कोई क्लर्क, कोई ऑफिशिएटिंग स्टाफ में से है तो आप यहाँ पे 3 भरेंगे, वो आप देख के से भर देंगे। प्रतिवादी का नाम और उसका मोबाइल नंबर। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वर्ग के अनुसार अनुभागों की संख्या, यानी कि क्लास वाइज नंबर ऑफ सेक्शंस। पूर्व प्राथमिक यानी कि प्री प्राइमरी में कितने सेक्शंस हैं हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज आपके पास 3 क्लासेस हैं, नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, तो उन सभी के सेक्शंस को आप जोड़ दें। 2 सेक्शन नर्सरी के, 3 एलकेजी के और 1 यूकेजी का, जोड़ के हो गए 6। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देंगे। पूर्व प्राथमिक में 6 सेक्शन है।
फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है, सेकंड में कितने सेक्शन है, थर्ड में कितने सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लास वाइज नंबर ऑफ सेक्शंस डाल देंगे, बस इतना ही है इसमें। अगला है 1.18 स्कूल का स्थापना वर्ष, किस साल में ये स्कूल शुरू हुआ था वो साल डालेंगे। 1.19 स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष, केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट एडिड और गवर्नमेंट अनएडिड, मतलब ऐसे स्कूल जिनको गवर्नमेंट से सहायता मिलती है, गवर्नमेंट एडिड एंड प्राइवेट अनएडिड, निजी स्कूल हैं और सहायता प्राप्त जिन्हें नहीं है। यहाँ पे देखिए ये स्कूल शुरू हुआ था 1998 में, पर इसको मान्यता मिली 1999 में। स्कूल को रिकॉग्निशन मिलने का ईयर, प्राथमिक 1999, पहली से 5वीं का इसको मिला था 99 में, और 8वीं तक का इसे मिला जाकर के 2007 में, और 10th तक का मिला 2007 में, और +2 तक का इसे मिला 2019 में। ऐसे किस साल में और किस लेवल के लिए आपको रिकॉग्निशन स्टेट गवर्नमेंट से मिलती गई है। अभी रिकॉग्निशन और एफिलिएशन में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे हम क्लियर कर लें। रिकॉग्निशन हमेशा स्टेट गवर्नमेंट देती है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देता है। बोर्ड जो देता है वो एफिलिएशन देता है। अब एफिलिएशन का बोर्ड का काम क्या होता है, बच्चों का एग्ज़ाम लेना, उनके मार्क्स बनाना और रिजल्ट देना। वो एफिलिएशन अलग चीज़ है, उसे हिंदी में हम कहेंगे संबद्धता। यहाँ शब्द लिखा गया मान्यता, और मान्यता होती है रिकॉग्निशन। अगर कोई चार कमरों के अंदर कोई बच्चों को बिठा के पढ़ाना शुरू कर दे, वो एजुकेशनल एकेडमी, ट्यूशन सेंटर जो भी है, उसे हम स्कूल नहीं कहेंगे। जब तक डिपार्टमेंट अपने नॉर्म्स के हिसाब से वेरीफाई ना कर ले कि जहाँ पे जो बिल्डिंग है वो बच्चों के लिए सेफ़ है, जो स्टाफ है वो उतना क्वालिफाइड है कि बच्चों को पढ़ा सके और बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और वो सब कुछ देखने के बाद अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि एक स्कूल है तो उसे स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, नहीं तो भी ट्यूशन सेंटर है। तो रिकॉग्निशन का स्टेटस सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही दे सकता है और कोई नहीं। बोर्ड जो है सिर्फ आपको एफिलिएशन देता है, रिकॉग्निशन नहीं देता है। ये बात क्लियर है। स्कूल को उन्नयन यानी कि अपग्रेडेशन करने का वर्ष, ये स्कूल पहले 5वीं क्लास तक चलता था, उसके बाद 8वीं क्लास तक हो गया। कब हुआ? 2007 में। अब 8वीं क्लास था, फिर ये 10th क्लास तक का हो गया स्कूल, 2007 में हो गया। फिर उसके बाद इसमें +1 और +2 क्लास ऐड हो गई, कब हो गई? 2019 में। कब वो स्कूल की अपग्रेडेशन हुई है? अपग्रेडेशन तब होगी जब उस पार्टिकुलर ब्लॉक के लिए आपके पास रिकॉग्निशन आएगी। ऐसा नहीं कि अपने पास से कर लिया, रिकॉग्निशन होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में अनरिकॉग्नाइज्ड ब्लॉक नहीं डाला जा सकता है। एक स्कूल पहली से 8वीं तक रिकॉग्नाइज्ड है और उसके बाद 10वीं से 12वीं की क्लासेस जो हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड चल रही हैं, ऐसा काम नहीं किया जा सकता है। या तो स्कूल पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज्ड होगा या अनरिकॉग्नाइज्ड होगा। रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में अनरिकॉग्नाइज्ड ब्लॉक नहीं आएगा। क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक स्कूल है? CWSN कौन होते हैं? जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, जिन्हें थोड़ा सुनने में या देखने में थोड़ा सा या सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें हम दिव्यांग बच्चों को कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN। क्या आपका स्कूल जो है वो पार्टिकुलर उन बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया स्कूल है? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। ऐसे कुछ 3-4 स्कूल पार्टिकुलर हैं, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों के लिए ये आंसर नो ही आएगा। इन जनरल ये स्कूल्स के लिए नो है। यदि हाँ, अगर ये CWSN के लिए स्पेसिफिक स्कूल बनाया गया है तो उसकी डिटेल भरें कि किस टाइप के बच्चों के लिए है। दृश्य हानि, विजुअल इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधित, ऑडिबल या मोटर इम्पेयरमेंट है, उनके साथ थोड़ा सा जैसे हाथ या पैर में कुछ उनको प्रॉब्लम है, या संज्ञानात्मक लर्निंग जो है वो वीक है उनकी, इस टाइप के बच्चों के लिए अगर है तो इसमें आएंगे वो मतलब उस स्कूल का यहाँ पे आएगा, किस टाइप के बच्चों के लिए वो स्कूल बनाया गया है। क्या यह पाली शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है? अब इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सपोज़ एक स्कूल है, उसके पास कमरे कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो अपने स्कूल को 2 शिफ्टों में चलाता है। कुछ बच्चे सुबह पढ़ लेते हैं और कुछ आफ्टरनून में पढ़ लेते हैं। उसे हम कहेंगे कि ये स्कूल शिफ्ट में चलता है। वो स्कूल एक ही नाम से चलता है, वो एक ही DCF भरेगा और वो सारे बच्चे उस एक ही नाम वाले स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। वो सारे जो टीचर हैं वो उस एक ही स्कूल के एम्प्लॉई हैं। वो स्कूल शिफ्ट स्कूल माना जाएगा। जहाँ पे 2 स्कूल एक ही बिल्डिंग में चलते हैं, सपोज़ सुबह एक स्कूल चल रहा है और एक स्कूल शाम को चल रहा है उसी बिल्डिंग में, क्योंकि उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो इस केस में हम इसको शिफ्ट स्कूल नहीं कह सकते। ये शिफ्ट स्कूल नहीं है। शिफ्ट स्कूल में एक ही स्कूल होगा, वो एक ही DCF भरेगा। अगर एक ही बिल्डिंग में 2 स्कूल हैं तो वो 2 अलग अलग अपने अपने DCF भरेंगे।
क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई सेंटर चलता है स्कूल में? हाँ तो यस, आप एक भरेंगे, नहीं तो नो भरेंगे, सिंपल है। क्या यह आवासीय स्कूल है? इज इट ए रेजिडेंशियल स्कूल? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्णतः आवासीय है, सभी बच्चे हॉस्टल में ही रहते हैं। आंशिक रूप से आवासीय है, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। और तीसरा हो गया गैर आवासीय, नॉन रेजिडेंशियल। यदि पूर्णतः आवासीय या आंशिक रूप से आवासीय हो तो स्कूल का प्रकार, यहाँ से आप देख लें कि निजी है या केजीबीवी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल ने बनाए हैं, या फिर मॉडल स्कूल, आरोही स्कूल जो है वो इसमें आएंगे, इस टाइप के स्कूल है। तो अब आरोही स्कूल है, देखिए जैसे उसके लिए क्या होगा, हॉस्टल उनका जो है वो केजीबीवी टाइप 4 के नाम से हॉस्टल है, तो वो फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है, वो पार्शली रेजिडेंशियल स्कूल हुए। लड़कियों के लिए केजीबीवी, अभी देखिए केजीबीवी अगर वो स्कूल है तो उसमें कक्षा 6 के लिए कितने लड़के लड़कियों के लिए जगह है? लड़के तो केजीबीवी में होते ही नहीं है, लड़कियां होती हैं बस। केजीबीवी में कक्षा 6 में कितनी लड़कियों के लिए सीटें उपलब्ध हैं, कितनी कक्षा 7 के लिए, कक्षा 8 के लिए, 9 के लिए, इस टाइप से हम भरेंगे। 3 गैर आवासीय, अगर कोई गैर आवासीय स्कूल है तो क्या कोई छात्रावास है जो इसके, हाँ अब आया ना वो जो आरोही स्कूल के लिए हम बात कर रहे थे, आरोही मॉडल स्कूल की काउंटिंग यहाँ पे आएगी। वो गैर आवासीय तो है, 3 नंबर कोड तो उसका था, लेकिन कोई छात्रावास है जो जिसमें इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं, उस स्कूल के बच्चे उस स्कूल के कैंपस में या उसके नज़दीक में कोई और छात्रावास, कोई हॉस्टल है जिसमें वहाँ बच्चे रहते हैं, हाँ या ना वो देखेंगे। यदि हाँ तो छात्रावास का प्रकार केजीबीवी टाइप 4, आरोही स्कूल वाले ये भरेंगे क्योंकि उसके पास जो हॉस्टल है उसका नाम केजीबीवी टाइप 4 होता है। प्राइवेट स्कूल वाले देखेंगे कि उनके नियरेस्ट कोई हॉस्टल है और बच्चे उसमें पढ़ते हैं तो वो इसे चूज़ करेंगे और डिटेल उस टाइप से, उस हिसाब से जैसा उनका है भर देंगे। क्या बोर्डिंग छात्रावास आवश्यक सुविधाएं निम्नलिखित स्तर के लिए उपलब्ध हैं? बिल्कुल। क्या पहली से 5वीं प्राथमिक लेवल के बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा है? हाँ या ना, 1 या 2 लिखेंगे। और कितने लड़कों के लिए सीटें हैं, कितनी लड़कियों के लिए सीटें हैं, सीटों की संख्या, कितने बॉयज़ एंड कितने गर्ल्स के लिए हमारे पास इंतजाम हैं हॉस्टल में, 6 to 8, 9 to 10 एंड +1 +2, ये हम भर सकते हैं। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? क्या ये माइनॉरिटी कम्युनिटी इस स्कूल को चलाती है? हाँ या ना। अभी किस टाइप की हो सकती है? अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का ये स्कूल है तो हम बताएंगे किस टाइप की कम्युनिटी। क्या ये मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल को चला रही है, वक्फ बोर्ड या मदरसा कुछ ऐसा इसको चला रहा है, या सिख माइनॉरिटी स्कूल है, कोई गुरुद्वारा कोई कमेटी चला रही है इसको, या जैन माइनॉरिटी की कोई संस्था इसको चला रही है, या क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उस टाइप से है। तो भरेंगे किस टाइप का स्कूल है वो। या अब देखिए ये जैसे आ गया है माध्यमिक अनुभागों के लिए स्कूल का संबद्धता बोर्ड। ये संबद्धता, इसे हम कहेंगे एफिलिएशन, एफिलिएशन बोर्ड। 10वीं क्लास के लिए स्कूल कौन से बोर्ड से एफिलेटेड है? स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई से या किसी आईसीएसई से? तो इस टाइप से यहाँ पे उसका कोड भरा जाएगा। ये नीचे कोड दिए गए हैं, देखिए अगर स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है तो वो यहाँ पे कोड नंबर 1 भरेगा, यहाँ पे इस जगह पे। अगर वो स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड है, एचबीएसई से है, तो यहाँ पे कोड नंबर 2 भरेगा, आईसीएसई से 3 भरेगा। इसे देख करके आप ये भर सकते हैं। फिर है संबद्धता का कोड, यानी कि एफिलिएशन नंबर। मान्यता नहीं, मान्यता डिपार्टमेंट देता है, वो बात हुई थी हमारी। एफिलिएशन कोड, बोर्ड से जो एफिलिएशन कोड मिला है स्कूल को, यहाँ पे वो डालना है। यहाँ पे आएगा उच्चतर माध्यमिक अनुभाग, यानी कि +2 क्लास के लिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए स्कूल कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है, उस बोर्ड का नाम आएगा यहाँ पर, और उसका कोड आएगा यहाँ पर। एक है तो सीबीएसई के लिए 1 कोड हो जाएगा, एचबीएसई के लिए 2 कोड हो जाएगा, आईसीएसई के लिए देखिए यहाँ पे 3 कोड हो जाएगा। इस तरीके से बात हुई थी अभी वो सब। इसके बाद वही संबद्धता कोड, एफिलिएशन कोड, कि +2 क्लास के लिए बोर्ड ने एफिलिएशन कोड स्कूल को क्या दिया है वो इसमें आएगा। स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? अगर पढ़ाया जाता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अब मातृभाषा कौन सी है? हरियाणा के अंदर मातृभाषा हिंदी। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5वीं तक ज़्यादातर बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है तो हम लिखेंगे यस, नहीं तो नो। स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, मीडियम ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट जो हैं जैसे कि एसएस है, साइंस है, ये
किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से पढ़ाई जाती है, कौन सी भाषा में इसकी बुक्स हैं। तो अब इसको हम छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में लिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आपके हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो आप माध्यम 1 में लिखेंगे हिंदी, और सेकंड में उसके बाद अगर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद कोई उर्दू मीडियम में है, पंजाबी मीडियम में है तो आप वो आप डालेंगे इसमें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आप माध्यम 1 को इंग्लिश मीडियम बना देंगे और माध्यम 2 को हिंदी कर देंगे। अगर आपके यहाँ हिंदी मीडियम है ही नहीं, ओनली इंग्लिश मीडियम है और कुछ है ही नहीं, तो आप सिर्फ एक ही मीडियम भरेंगे, इंग्लिश। अगर ओनली हिंदी मीडियम है तो ओनली हिंदी मीडियम। चारों को भरना कंपलसरी नहीं है, जितने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके स्कूल में सिर्फ वही भरने हैं। विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, देखिए नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात तो हमने ऊपर कर ली क्योंकि उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, वो हो गया। यहाँ हम बात करेंगे कि जो भाषा के सब्जेक्ट हैं, हमारे यहाँ पे 3 भाषा का फॉर्मूला चलता है। एक मदर टंग जो होती है, एक जो इंग्लिश है, और एक मतलब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक नेशनल लैंग्वेज है और एक रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है? कक्षाएं जिनमें ये भाषाएं सिखाई जाती हैं, 6, 7, 8, 9 जो भी आपने लिखनी है इसमें, 1 to 5, 6 to 8 जो भी है। और उसके बाद भाषा, देखिए अब आ गया है प्रश्न संख्या 1.33, 1.33। नज़दीकी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त यानी कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से स्कूल की दूरी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है प्राथमिक स्कूल या अनुभाग से, प्राथमिक स्कूल से या प्राथमिक सेक्शन से। अब सपोज इस स्कूल के नियरेस्ट कोई स्कूल है जिसमें वो 1 से 5 का स्कूल है तो उसकी दूरी हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्कूल है जो पहले से 12वीं का स्कूल है या पहले से 10वीं का स्कूल में जिसमें पहले से 5वीं तक की कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं, उसकी दूरी भी आ सकती है। इस स्कूल के नियरेस्ट कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल जिसमें पहले से 5वीं तक की कक्षाएं पढ़ाई जाती हों, प्राथमिक अनुभाग जिसमें हो, प्राथमिक सेक्शन हो, उसकी दूरी यहाँ पर डाली जाएगी। सेकंड ऐसे ही उच्च प्राथमिक अनुभाग, देखिए यहाँ लिखा है उच्च प्राथमिक अनुभाग। मिडिल जो सेक्शन है 6 to 8 का, अपर प्राइमरी सेक्शन। अब इस स्कूल से अलग नियरेस्ट 6ठी से 8वीं की कक्षाएं सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कहाँ से की जा सकती हैं, वो दूरी। ऐसे ही सेकेंडरी का और ऐसे ही उच्च माध्यमिक यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस स्कूल के नियरेस्ट ऐसा कौन सा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जहाँ पर +1 या +2 क्लास उस बच्चों को अवेलेबल हो सकती हैं। है क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? क्या बच्चों को नदी में तैर के तो नहीं जाना पड़ेगा मगरमच्छों के बीच में? वो पहले होता था, अपने घर मोरनी जैसे जो एरिया है, कुछ जो आउटर एरिया है वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, पर मोस्ट ऑफ द एरिया 99% से ज़्यादा एरिया में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे आएगा, क्या स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों के पास हर मौसम में, बारिश के मौसम में, धुंध के मौसम में, क्या सड़क का मार्ग है? यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो। शिक्षण दिवसों की संख्या, नंबर ऑफ एकेडमिक डेज एक साल में कितने थे? 220 या 240 जो भी आप भर सकते हैं। बच्चों के लिए औसत स्कूल समय, स्कूलिंग का टाइम बच्चों के लिए पर डे कितना था? 6 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे जो भी आप भर सकते हैं उसे। अध्यापकों के लिए, टीचर के लिए ऑफिस टाइमिंग क्या रही थी? 6 घंटे 7 घंटे जो भी आप इसमें भर सकते हैं वो। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन लागू किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो हाँ। वर्ष के दौरान कितनी बार ये इवेल्युएशन किया गया? आंकलन, कितनी बार उसको हमने आंकलन किया उस चीज़ का, यहाँ लिखेंगे 2 बार 4 बार जो भी है। क्या CCE किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है? तो यदि अच्छा किसी भी ग्रेड में, मतलब किसी भी क्लास में, प्राथमिक में या उच्च प्राथमिक में, किसी में भी लागू किया जा रहा है तो हम यहाँ भरेंगे उसे। क्या छात्रों का संचय कम्युलेटिव रिकॉर्ड रखा जा रहा है? क्या छात्रों का रिकॉर्ड जो उनका CCE हो रहा है, उन कम्युलेटिव रिकॉर्ड उनका संभाल के रखा जा रहा है, एक जगह पे मेंटेन किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो वो रिकॉर्ड उनके माता पिता के साथ में साझा किया जाता है? PTM में जब उनके पेरेंट्स आते हैं तो क्या उनको वो रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि आप किस एरिया में आपका बच्चा वीक है, किस एरिया में काम करने की नीड है, किस एरिया उसकी क्या स्किल ज़्यादा है, किस एरिया में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है? क्या उसके पेरेंट्स को ये सब दिखाया जाता है? मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? क्या स्कूल ने जो CCE का जो परफॉर्मा है, जो क्वेश्चनियर है, जिसके बेस पे बच्चे को हम मेज़र करते हैं कि इस बच्चे का लेवल क्या है, वो हम
वो क्वेश्चनियर, वो परफॉर्मा स्कूल ने खुद डिज़ाइन किया है या सेंटर ने बना के दिया है, राज्य ने बना करके दिया है। शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है, माह बताएं। अभी आपका शैक्षिक सत्र जो है अप्रैल में शुरू होता है या मार्च में होता है या जुलाई में होता है, मई में होता है, जो भी है आप वहाँ पे वो मंथ बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। प्रश्न संख्या 1.40 केवल प्राइवेट गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए है, यानी कि ये प्राइवेट अनएडेड जो स्कूल हैं सिर्फ उन्हीं ने भरना है, गवर्नमेंट और एडेड स्कूलों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर है वर्तमान शैक्षिक वर्ष यानी कि 2021-22 में, अब हमारे यहाँ पे धारा 134A लागू होती है तो हम इसकी बात करेंगे। 2021-22 में 134A के तहत प्रवेश स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि इनिशियल लेवल, जिस स्कूल का आप ये DCF भर रहे हैं उस स्कूल में सबसे छोटी क्लास कौन सी है। अगर जैसे वो स्कूल पहली से 12वीं का है तो उसमें सबसे पहली क्लास होगी फर्स्ट क्लास। अगर वो कोई स्कूल छठी क्लास से 12वीं क्लास तक चलता है तो उसमें सबसे पहली क्लास होगी छठी क्लास। जो उस स्कूल की इनिशियल सबसे छोटी क्लास है उस लेवल पर प्रवेश स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, उस सबसे छोटी क्लास में कितने बच्चों को एडमिशन धारा 134A के तहत दिया गया है उसकी संख्या यहाँ भरी जाएगी। और अगला है ख, गत वर्षों में RT हमारे यहाँ नहीं है, हमारे धारा 134 है, तो 134A के तहत निरंतर प्रवेश पाने वाले, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछले साल धारा 134A के तहत एडमिशन लिया था और वो इस साल आपके स्कूल में कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी टोटल संख्या लिखी जाएगी। यहाँ पे आएगी एंट्री लेवल और यहाँ पर आएगी टोटल जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसे, उनकी संख्या। अब आ गया RT अधिनियम, फिर से धारा 134 के तहत नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब यहाँ पर कुल संख्या आएगी कक्षावार, क्लास वाइज कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं और कितने ट्रांसजेंडर हैं। यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे कक्षा 1 में कितने लड़के आए, कितनी लड़कियां आई, कितने ट्रांसजेंडर आए। और ये CWSN यानी कि दिव्यांग बच्चों की जो जानकारी है उनकी संख्या हमने सिर्फ क्लास 1, पहली क्लास के लिए लिखनी है, उसके बाद वाली क्लासेस के लिए इसमें ऐसे नहीं मांगा गया है। अगला क्वेश्चन है स्कूल में नामांकित EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी अगर आपके स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो ये उन स्कूलों को भरना है जिन्हें, ये देखिए लिखा है, रियायती दर पर भूमि, भवन, उपकरण या सुविधाएं दी गई हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ने कंसेशनल रेट पर लैंड और बिल्डिंग और कुछ हेल्प की है। ये उन स्कूलों के लिए जिन्हें EWS में एडमिशन देना कंपलसरी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने कितने लड़के और कितने लड़कियाँ, कितने ट्रांसजेंडर आपने क्लास वाइज उनको एडमिशन दिया है, वो आपको यहाँ पे उनकी संख्या बतानी है। प्रश्न संख्या 1.41 से लेकर 1.53 तक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। ये सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों ने ही इसे भरना है। तो पहला सवाल देखते हैं, क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है? क्या स्कूल कैंपस के अंदर कोई आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है? यदि है तो आप 1 लिखेंगे, नहीं तो आप इसमें 2 लिखेंगे। अगर आंगनवाड़ी केंद्र है, यदि हाँ तो आंगनवाड़ी केंद्र का कोड और उसका नाम यहाँ लिखेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में कितने लड़के लड़कियाँ, कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और क्या वहाँ पे बाल शिक्षा में प्रशिक्षित स्टाफ है, जो आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं क्या वो बाल शिक्षा में ट्रेंड हैं, और क्या आंगनवाड़ी शिक्षा में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतलियाँ, खेल, बोर्ड गेम आदि हैं। क्या बाल वाटिका सहस्थित कोलोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है? क्या स्कूल के अंदर आंगनवाड़ी शुरू की जा रही है, हाँ या नहीं? क्या स्कूल से बाहर के बच्चे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का आ गया इसमें, ये क्या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? क्या बच्चे स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल में ले रहे हैं? क्या उनका स्कूल में रजिस्ट्रेशन किया गया है? अगर इस स्कूल में आउट ऑफ स्कूल के बच्चों के लिए भी कहा गया था कि उन्हें स्कूल में एडमिशन दिखाना है और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, यदि हाँ या नहीं, ले रहे हैं या नहीं। अगर स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है तो वर्तमान वर्ष 21-22 में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया? नामांकित छात्रों की संख्या, कितने लड़के और कितने लड़कियां, कितने बॉयज़ एंड कितने गर्ल्स। सेकेंड वन इज गत वर्ष, इससे पिछले साल में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कितने बच्चे, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। पिछले साल में
विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों की संख्या, जितने बच्चों ने स्पेशल ट्रेनिंग में शुरुआत की थी, कितने बच्चे वो पास करके पूरा करके गए उसे, कितने बॉयज़ एंड कितने गर्ल्स। विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित करता है, स्पेशल ट्रेनिंग कौन आयोजित करता है स्कूल में, स्कूल का कोई टीचर है वही पढ़ा रहा है, या फिर विशेष रूप से कार्यरत अध्यापक, कोई स्पेशल टीचर रखा गया इसके लिए। एक एवं दो दोनों, एक और दो दोनों है तो आप यहाँ पे 3 नंबर कोड लिखेंगे। कोई एनजीओ का कोई टीचर लगाया, किसी एनजीओ ने कोई स्टाफ मेंबर उनका है तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। इससे अलग कुछ है तो आप 5 लिखेंगे। ये नीचे कोड दिए गए हैं सभी के लिए। विशेष प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाता है, आवासीय, क्या रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करवा रहे हैं या फिर नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ द स्कूल्स, मैक्सिमम स्कूलों में ये नॉन रेजिडेंशियल ही करवाया जा रहा है। दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण के प्रकार ये नीचे आवासीय, गैर आवासीय और दोनों यहाँ भरेंगे। वर्तमान वर्ष में निदानात्मक रेमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या, अगर स्कूल में कुछ बच्चे रेमेडियल टीचिंग ले रहे हैं तो उनकी संख्या। शिक्षा में सुधार यानी कि लर्निंग एनहांसमेंट का जो प्रोग्राम अभी हुआ था पीछे से, लर्निंग एनहांसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र कितने हैं, उनकी संख्या इसमें। गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूलों के दौरों का ब्यौरा। अब शैक्षिक निरीक्षण करने के लिए कितने एजुकेशनल इंस्पेक्शंस वहाँ पे आपके स्कूल में हुई हैं। सीआरसी हेड द्वारा कितनी बार यहाँ पे स्कूल में आकर के इंस्पेक्शन की गई। याद रखिए इसमें सीआरसी हेड लिखा गया है। एबीआरसी या ब्लॉक के जेई अगर वो आते हैं तो आप उसे काउंटिंग नहीं करेंगे। कोई आईओएलएम आ रहा है या कोई एबीआरसी अगर आपके स्कूल में विजिट कर रहे हैं तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। इसमें सीआरसी हेड का ही आना है, वही इसमें काउंट होगा। खंड स्तरीय अधिकारी बीआरसी या बीईओ ने कितनी बार आपके स्कूल में विजिट किया है, उनकी संख्या। जिला स्तर के अधिकारियों ने कितनी बार स्कूल में विजिट किया, उनकी संख्या। अब ये जो 3 क्वेश्चन अगले केवल जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय या अन्य केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई स्कूल चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए अगले 3 क्वेश्चन है। क्लस्टर सीआरसी स्तर के अधिकारियों के दौरों की संख्या कितनी है, क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी द्वारा दौरों की संख्या, और मुख्यालय स्तर के उनके हेड ऑफिस के ऑफिसर से कितनी बार वहाँ पे विजिट हुई अधिकारी की। अगला क्वेश्चन है, क्या आरटीआई मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधक समिति एसएमसी का गठन किया गया है। ये मैक्सिमम स्कूलों ने किया है, फिर भी यहाँ पे यस या नो आपने भरना है। अगर किया है तो 1, नहीं तो 2। क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है, हाँ नहीं, या एसएमसी के समान। जो एसएमसी है अगर वही एसएमडीसी है तो 3 नंबर। गत शैक्षिक वर्ष इससे पिछले साल में आयोजित एसएमसी एसएमडीसी की बैठकों की संख्या, एसएमसी या एसएमडीसी जो भी है उनकी टोटल कितनी बैठकें हुई हैं, उनकी संख्या। क्या एसएमसी एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार कर ली है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिया है। यदि हाँ तो आप उल्लेख करेंगे, वर्ष का उल्लेख करेंगे, भाई किस साल के लिए। क्या स्कूल निर्माण समिति स्कूल बिल्डिंग कमेटी बनाई गई है। क्या स्कूल अकादमिक समिति एकेडमिक कमेटी बनाई गई है स्कूल के लिए कोई। क्या पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन स्कूल में बनाया गया है, यदि हाँ तो 1, नहीं तो 2। वो सेम क्वेश्चन यस नो वाले हैं। यदि पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाई गई है तो पिछले साल में आयोजित पीटीए बैठकों की संख्या, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की कितनी बार बैठक हुई, उनकी संख्या। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्षा है। ये बहुकक्षा कक्षा मतलब होता है कि एक ही क्लासरूम है और उसमें बहुत सारी क्लासें, एक से ज़्यादा क्लासें, 2 या 3 क्लासें एक साथ बैठी पढ़ रही हैं। यदि हाँ तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं। यहाँ बताना है कि कौन सी कक्षा हम एक साथ पढ़ा रहे हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 कक्षाएं एक साथ एक ही रूम में पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे वो कोमा देके हम क्लासें लिखेंगे। और यहाँ पे उनकी टोटल स्ट्रेंथ, इन 4 कक्षाओं की टोटल स्ट्रेंथ कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। एक से ज़्यादा परिसर स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है। क्या स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, कोई टेक्निकल स्कूल, कोई ट्रेनिंग स्कूल, वो सब मिल करके एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो एक दूसरे की स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या ये स्कूल किसी स्कूल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है।
यदि हाँ तो 1, नहीं तो 9। अगर स्कूल परिसर का पार्ट है तो क्या एक हब स्कूल है? हब स्कूल की डेफिनेशन क्या होती है कि जो स्कूल कॉम्प्लेक्स का पार्ट जो भी स्कूल होता है वो एक हब स्कूल होता है। यदि हाँ, स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या, तो स्कूल परिसर अपना जो स्कूल कॉम्प्लेक्स का टोटल है उसमें कितने पूर्व प्राथमिक में कितने स्कूल हैं, प्राथमिक के कितने स्कूल है, उच्च प्राथमिक नंबर ऑफ स्कूल्स उस एरिया में, उस स्कूल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ स्कूल कौन कौन से कितने हैं। निशुल्क पाठ्य पुस्तकों शिक्षा अधिगम सामग्री TLM, जो TLM है और स्पोर्ट्स मटेरियल है और फ्री टेक्स्ट बुक्स है, उसके बारे में क्या निशुल्क पाठ्य पुस्तकों को अब एक पूरा सेट प्राप्त हुआ था? हाँ, प्राथमिक में हाँ या नहीं, उच्च प्राथमिक में हाँ या नहीं, ये सभी बच्चों को, क्या सभी बच्चों को मिल गया था? पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई? मई को 5 लिखा जाए, मतलब यहाँ पे मंथ लिखना है, जैसे अप्रैल है तो 04, मई है तो 05, अगर जुलाई है तो 07, इस टाइप से किस महीने में प्राप्त हुआ था। यहाँ इस साइड में नहीं। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? क्या हर क्लास के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध है? वो हाँ नहीं में आएगा। हाँ तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, भाषा के लिए TLM कितने बच्चों को मिला है वो। गणित के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चों के लिए मैथ का TLM है हमारे पास। पिछले साल में ग्रेडेड सप्लीमेंट्री सामग्री, सिंपल यस या नो का क्वेश्चन है, आप भर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में आई है, आपको मिली है तो यस भरेंगे, नहीं तो नो भरेंगे। ये आप देख के भर लेंगे। स्कूल के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या ये है, बिल्कुल सिंपल है ये तो, आप देख करके इसे भर सकते हैं। क्या स्कूल के सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है? क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है? सिंपल यस या नो के क्वेश्चन है, जो आप अपने स्कूल की जो वस्तु स्थिति, जो एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड रियलिटी है, उसके हिसाब से आप उसे भर सकते हैं। शिक्षण सीखने यानी कि 2021-22 में सामग्री आदि पर प्रमुख दर्शन संकेतक KPI, अब KPI बात करेंगे।